हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देखने शुरुआत से शुरू करते हैं कि पहले होता क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन पहले कुछ दे रहा हूँ इसमें। देखो, कहाँ से 1820 में एक डैनिश फिजिशियन थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड। एक डैनिश फिजिशियन थे। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की कि अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया एक वायर से, तो उन्होंने देखा कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड एक बन रही है। उसमें जब एक वायर से एक इलेक्ट्रिक करंट जब इन्होंने फ्लो किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हुई। तो बाद में जाकर के एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी और भी बहुत से साइंटिस्ट इस बात को कंफर्म किया। तो बेसिकली यही एक शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, एक तरीके से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जहाँ करंट फ्लो होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होती है वहाँ पे हम लोग को भी पता है कि करंट होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ। तो इसमें कुछ टर्म्स हम लोग को देखने होंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ बेसिकली टर्म्स होते हैं उन्हें पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली चीज आती है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं? बेसिकली इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड is characterized by magnetic lines. Of force or simply magnetic flux. फाई से करते हैं। बेसिकली जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। वहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस भी रहेंगी, उन्हीं को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं एक तरीके से। और इसकी यूनिट होती है वेबर, WB से कहते हैं वेबर। एक सेकेंड, वेबर। तो एक तरह से ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, पर अगर थोड़ा सा यूनिट वेबर हो गई, और ये बेसिकली होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ही, इन्हीं को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है एक तरीके से। बहुत अभी मैं सिंपल ही जा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर इसमें टेक्निकल देखा जाए तो एक और डेफिनेशन जो बनती है वो है इट इज
field lines passing perpendicular through the surface. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, एक वेबर में 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। ठीक, मतलब एक वेबर में 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सिंपली मैंने इसको डिफाइन किया है, पर जो टेक्निकल थोड़ा रहता है वो ये डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको समझा दे रहा हूँ मैं कि क्या चीज है। देखो, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, ठीक, कोई भी एक सरफेस ले लें, इस सरफेस में से जितनी लाइंस इसको परपेंडिकुलरली काट रही हैं, इस सरफेस से पास हो रही हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि यहाँ पे 4 हैं, ये 2 इस सरफेस से बाहर हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई 4। ठीक, बेसिकली डेफिनेशन इसका यही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इस सरफेस और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी को उसी को अगर मान लीजिए कोई सरफेस इस तरीके से है, अरे सॉरी, इस तरीके से नहीं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो हम लोग इसके क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेंगे, यानी कि ये थीटा अगर एंगल है और ये फाई है, तो ये हम लोग लेंगे फाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा है। ठीक, हम लोग हमेशा यही कंसिडर करेंगे कि उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही कंसिडर करना है और किसी भी कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करना है। ठीक, इतनी बात समझ में है कि हम लोग, अच्छा ये एरिया के लिए नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत सी हो सकती है, पर कंसिडर उतने ही करेंगे जितना कि इस प्लेन को क्रॉस करती होंगी। ठीक है, उसी को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 लाइनें क्रॉस कर रही हैं इस सरफेस को, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो बाकी 2 क्या है, इससे बाहर जा रही हैं, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और हमेशा उसी को हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही कंसिडर करेंगे। अगर कोई एंगल आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉस थीटा कंपोनेंट, हमेशा परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक, इसी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन आता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, फ्लक्स डेंसिटी, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is the flux per unit area at right angle to the surface।
जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसे कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एरिया ले लिया था ए, पर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक जो एरिया होगा वो उसका होगा यूनिट, यानी कि ये 1 मीटर होगा लेंथ और ब्रेथ, और ये भी 1, मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। और इसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले केस में हम लोगों ने एरिया को डिफाइन नहीं किया था, एरिया कुछ भी हो सकता था मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। हम लोग चाहते थे इससे बड़ा एरिया ले सकते थे, तो ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंसिडर हो जाता। मैग्नेटिक फ्लक्स बस इतना ही रहता है कि उस कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से कितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं उन्हीं को ही हम लोग काउंट करते हैं और उन्हीं को ही कह देते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है उसके लिए एरिया डिफाइंड रहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का ही, 1 यूनिट स्क्वायर का ही एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B हो जाएगी, ये होगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एरिया मान लीजिए A है। ठीक, इसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ला। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई पहला केस और दूसरे केस में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक, और दूसरे केस में क्या होता है कि एक यूनिट एरिया से, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट एंगल परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहिए, इसका एरिया होगा यूनिट, और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं परपेंडिकुलरली उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तीसरा एक टर्म आता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स MMF। जैसे EMF होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। बेसिक जैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे EMF से करंट जनरेट होता है, MMF से फ्लक्स जनरेट होता है। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ। MMF is the cause for producing flux in a magnetic circuit. It is obtained as the product
तो जब मैं एमएमएफ की यहाँ जो मेनली बात कर रहा हूँ, तो मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, मैं एक परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको पता है, जब भी किसी कॉइल से हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो एक नॉर्थ और साउथ बन जाता है। तो मैं यहाँ उसको बेसिकली लेके कंसिडर कर रहा हूँ। तो एमएमएफ जो होता है, इट इज़ द कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स, इसी के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में तो पढ़ेंगे, बैटरी जो ईएमएफ होता है उसके कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। जो उसी तरह एमएमएफ के कारण ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक सर्किट में। और ये होता है करंट पासिंग फ्लोइंग थ्रू है। करंट जितना कोई कॉइल है एन टर्न्स का, उसमें से जो करंट पास हो रहा है उनके प्रोडक्ट में, इसको डिनोट करते हैं एफ से। ये होता है एन इंटू आई। एन का होता है एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न, या इसे कभी कभी एटी भी लिख देते हैं, एटी। देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा एक कॉइल है, ठीक। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इस तरह के जो टर्न्स हैं वो एन है, और इसमें जो करंट जो जा रहा है वो आई है। तो हमें पता है कि करंट जाएगा तो एक तो ये मैग्नेट, ये एक तरह से मैग्नेट बन जाता है। इस तरीके से फील्ड लाइन्स इसमें से निकलेंगी, एक नॉर्थ बनेगा एक साउथ बनेगा। तो इसी के कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है एमएमएफ। इसी को हम लोग कहते हैं एन इंटू आई, जो करंट प्रोड्यूस हो इसी को हम लोग कहते हैं एमएमएफ, ठीक है। इसी के कारण ही एक तरह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, एन इंटू आई, ठीक है। यही होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे ईएमएफ होता है सर, उसमें इसी तरीके रिलेट कर सकते हैं ईएमएफ से, इसी इक्विवेलेंट होता है एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में। अभी आपको सर्किट रिलेशनशिप बता दूंगा, फ्लक्स को रिलेट कर सकते हैं आप करंट से, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के बता दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को रिलेट किया जा सकता है। उससे याद करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एक चीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सारे टर्म्स हैं, इन सबको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सब डायरेक्टली यूज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको फिर मैं समझा दे रहा हूं कि क्या चीज है। It is defined as MMF per unit length of magnetic flux path it is a measure of the ability of a magnetized body to produce magnetic
conduction in other magnetic substance। ठीक है, देखो पहले इसको समझ लो कि ये है क्या, क्या कह रहा है इतना सब में। जैसे कि एक बार मैग्नेट अगर हम लोग लेते हैं, एक सिंपल अभी केस ले रहे हैं, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ठीक है, तो इसमें से सीधी सी बात एक फील्ड निकलेंगे कुछ ऐसे। अगर हम लोग यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक मटेरियल कोई ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से कुछ ऐसे फील्ड निकलती रहेंगी, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कुछ फोर्स वो करेगा, महसूस करेगा, तो वो कितना ज़्यादा होगा उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी कोई मैग्नेट कोई बहुत दूर की चीज़ रहती है तो उसको भी उस पर भी फोर्स एक्सर्ट कर देता है, और कोई कभी कभी को बहुत पास लाने पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसकी कम है या किसी की ज़्यादा है। यही चीज़ होती है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे कोई बार है, वहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, और कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग यहाँ ला के रख दें, तो वो जो फोर्स मेजर एक्सर्ट करेगा कितना ज़्यादा, वही उसी की इंटेंसिटी, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पर यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या हुआ, कॉइल लेंगे हम लोग, n टर्न्स है, यहाँ करंट I है और इसकी लेंथ जो है L है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो होगी N इंटू I बाई में L, यानी कि MMF बाई में लेंथ। वही चीज यहाँ लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द MMF पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कि कितना MMF है, एक यूनिट लेंथ में पर कितना MMF है, उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पर फिजिकली इसका मतलब यही होता है कि जितना फोर्स वो एक्सर्ट करता है, कोई भी एक मैग्नेट है कि किसी मैग्नेटिक बॉडी पे कितना फोर्स वो एक्सर्ट करता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभी बहुत दूर से भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग देखते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा दे सकता है, कभी कभी बहुत पास लाने पे हम लोग को लगाना पड़ता है, लाने पे किसी चुंबक के पास अगर लाते हैं तब जाके वो फोर्स उस पर एक्सर्ट करता है। तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो दूर से ही उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, और जिसकी कम होती है वो पास लाने पे लगाता है। तो वही चीज़ है, इसको न्यूमेरिकली यही कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक, तीसरी चीज होती है हमारी, वो है परमीबिलिटी। परमीबिलिटी बेसिकली क्या कहते हैं कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल के ऊपर रिप्रेजेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक flux intensity and magnetic field intensity। is called permeability।
आसान सी है। न्यू जो होता है वो होता है बी वाई में एच। बी होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं म्यू। ठीक है। तीसरी चीज होती है वो होती है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस अगर सिंपली देखा जाए तो जैसे रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के बहने में अवरोध उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस भी वैसे ही रहता है, मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने से में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस, और जो था वो था रेजिस्टेंस। अंतर समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकता है, में अवरोध उत्पन्न करता है, और रिलक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रिलक्टेंस होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए, इट इज the property of a magnetic circuit by which the setting of the setting of flux is opposed। मतलब एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में भी रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है। उसी तरीके से रिलक्टेंस भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल नहीं कह सकते हो प्रॉपर्टी, या फिर मीडियम कह सकते हो, क्योंकि करंट तो सिर्फ मटेरियल में से फ्लो करता है। मीडियम और मैग्नेटिक फ्लक्स तो हवा में भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं किसी मटेरियल से ही पास करे, वो मीडियम में भी हो सकता है। मटेरियल कह सकते हो मैग्नेटिक सर्किट, इसीलिए यहाँ कहा गया मैग्नेटिक सर्किट। सर्किट में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे मीडियम का ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी मटेरियल से भी पास हो सकता है और वो एयर से भी पास हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक मीडियम की जो कि फ्लक्स के बहने से अपोज करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी जो कि करंट को बहने से अपोज करती थी। उसी तरह से रिलक्टेंस एक मैग्नेटिक मीडियम का प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहने से अपोज करती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर एन। इसका फॉर्मूला होता है Ni बाई में फ्लक्स फाई। Ni क्या होता है, एमएमएफ, और फ्लक्स होता है, ये फाई होता है फ्लक्स। जैसे कि करंट का रेजिस्टेंस क्या होता था, आर इज इक्वल टू ईएमएफ बाई में करंट, वैसे ही आप उससे रिलेट कर सकते हैं ईएमएफ और फ्लक्स को। एमएमएफ क्या है, एक तरह से ईएमएफ से रिलेट कर सकते हैं, फ्लक्स को क्या करंट से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हमें पता करना ज़रूरी था, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। इनको ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये सभी ज़रूरी हैं। और इसमें जो भी आपको पूछना हो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी
चीज़ें मैं आगे बहुत काम आएंगी, क्योंकि जब फैराडेज लॉ जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसमें डायरेक्टली इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें मैं बता दे रहा हूँ, रिलेशन बता दे रहा हूँ, कंपेयर कर दे रहा हूँ एक तरीके से, ताकि आप लोग को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में आसानी हो थोड़ी। कंपेरिजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट, एक सेकेंड, कंपैरिजन कर दे रहे हैं। ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट एंड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इससे ये होगा थोड़ा सा कोरिलेशन करने में आप लोग को आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक सर्किट लिख देता हूँ। ठीक, पहला कंपैरिजन देखते हैं। जैसे करंट आई क्या होता है इसमें, ईएमएफ बाय में रेजिस्टेंस आर। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, इसमें रिलक्टेंस का जो सिंबल होता है वो एस होता है। ठीक है, यहाँ पे आरएम लिखा है पर इसे एस लिखिएगा। आरएम भी लिखा, मैंने कंपैरिजन के लिए बता दिया था, पर इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ईएमएफ बाय में आर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होता है, एमएमएफ बाय में एस। जैसे कि ईएमएफ को एमएमएफ से रिलेट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस जैसे करंट का में अवरोध उत्पन्न करता था, रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स के बहने में अवरोध करता था, और करंट को फाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज, करंट की यूनिट क्या होती थी, एम्पियर यूनिट, एम्पियर होती थी। ऐसी फ्लक्स की यूनिट क्या होती थी, वह वेबर। ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। वही रिलक्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट होती है आपकी, वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक, इसे एस से प्रेजेंट करते हैं। एम्पियर टर्न पर देख सकते हैं एमएमएफ क्या की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न, और रिलक्टेंस और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो अगर एस को इधर लेके जाएंगे तो आप इसी इक्वेशन से देख सकते हैं कि एम्पियर टर्न पर वेबर। अच्छा, कंडक्टेंस क्या होता है, यह होता है 1 बाय में रेजिस्टेंस, इसके यहाँ पे लिखा जाता है परमेंस, PERMEANCE। परमेंस क्या होता है, 1 बाय में रिलक्टेंस। इन सबको डिफिनेशन लिखवाए नहीं, क्योंकि बहुत सोचे थे इसी में ही सब कुछ कवर कर देंगे, इसी वजह से बहुत डिफाइन नहीं किए। उससे रिलेट करके आप लोग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये है कि अगर मोर रेजिस्टिव होगा लेस विल बी द, जैसे कि हम कैसे बताएं, पैरेलल सर्किट से शुरू करते हैं। इन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, 1 बाई आर इक्वलेंट क्या होगा, 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2, इस तरीके से जाएगा। वैसे ही यहाँ पे
पैरेलल अगर मैग्नेटिक सर्किट हो उसको ऐसे कहते हैं 1/-1 प्लस 1/-2 करके इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, सीरीज भी वैसे ही रहता है जैसे इसमें है। देखिए ये कंपैरिजन मैंने किया है ताकि आप लोग को ध्यान रहे कैसे करना है इसमें। ठीक है, और बेसिकली ये सारी चीज़ें पॉइंट हो चुकी हैं जो मेन चीज़ें हम लोग को चाहिए थी। और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बता दे रहा हूँ डिफरेंस बोथ सर्किट में क्या होता है। एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ। डिफरेंस इन बोथ द सर्किट, ये तो कंपैरिजन कर दिया, फिर एक डिफरेंस इन बोथ द सर्किट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट। देखो इसे थोड़ा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से ईएमएफ को हटा देते हैं तो हमारा करंट भी ज़ीरो हो जाता है। पर मैग्नेटिक सर्किट के साथ ऐसा नहीं रहता। जैसे कि अगर हम लोग उसमें से करंट या एमएमएफ को ज़ीरो कर देते हैं फिर भी थोड़ा बहुत फ्लक्स रहता है जिसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। at removing EMF the amount of current become zero। ईएमएफ को हटाते ही करंट ज़ीरो हो जाएगा। पर मैग्नेटिक सर्किट के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक सर्किट में ये कि अगर एमएमएफ को अगर हम लोग हटा देंगे तो भी थोड़ा बहुत फ्लक्स रहता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। उसे हम लोग कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। सम फ्लक्स remains even at removing MMF. It is called residual flux। ठीक, देखो to flow the current we need energy at all the time। to flow the current we need energy all the time। मतलब करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा ईएमएफ की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमेशा। अगर हमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं रहेगा, कोई भी एक्टिव सोर्स, तो हमें करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। और इसमें है वी नीड एनर्जी ओनली generate flux। to make flux stable we need to the
एनर्जी, हमें किसी तरह का एनर्जी सोर्स चाहिए होगा इसमें, ताकि फ्लक्स जनरेट हो सके। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ रहता है इसमें कि फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता हमें ज़रूरी है, और फ्लक्स को स्थिर रखने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कई तरीके के सोर्स होते हैं, मैकेनिकल भी होता है, कभी कभी बहुत तरीके के रहते हैं। तो पर कोई एक एनर्जी सोर्स एनर्जी होनी चाहिए कि जनरेट और फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पे करंट के लिए हमें हमेशा एनर्जी चाहिए रहती है। ठीक, तीसरी चीज होती है सर्किट यहाँ पे हमेशा सीधी रहती है, और द सर्किट फ्लक्स ओनली जनरेट फ्लो, यहाँ पे देख लीजिए इन सर्किट, बेसिकली वही सारी चीजें हैं। सर्किट करंट फ्लो स्ट्रेट अवे, सीधी चलती करंट, और क्या, स्ट्रेट अवे। In a circuit flux only generate but not flow. Circuit flux only generates. ठीक है, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, इसमें करंट जो जनरेट होता है वो सीधे में चलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन चीज़ यही है कि ईएमएफ अगर ज़ीरो हो जाए तो करंट ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पे एमएमएफ ज़ीरो होने पे फ्लक्स ज़ीरो नहीं होता। बाकी सब तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन चीज़ इसमें वही पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। इसके बाद मैं जो हूँ आप लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फैराडेज लॉ, वो ज़्यादा ज़रूरी है फैराडेज लॉ, उसे मैं थोड़ा टाइम लेकर बताऊँगा अभी अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को अभी मैं यही कहूँगा। अभी इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके ये सारे डिफरेंसेस तो आप लोग को जानने हैं, पर जो वो आपके पैरामीटर्स ये सारे, इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैराडे में मैं सीधे सीधे यूज़ कर लूँगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और वो परपेंडिकुलर ही पास होने चाहिए, ये चीज़ भी ज़रूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ होती हैं। एमएमएफ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एमएमएफ, क्योंकि आप उसे रिलेट करना होगा आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट से। ठीक है, तो ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, और जो भी दिक्कत होगी किताब से पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि थोड़ा कठिन टॉपिक है, और किताब से आप कहीं कोई भी है आप लोग के पास तो उससे ज़रूर ही अपने सीनियर से पूछिएगा, उससे मिल जाएंगी। अगर कोई आसपास रहता है या कोई ऑनलाइन मंगा सकता है तो मंगा ले, क्योंकि दुकानें तो इस वक्त ज़्यादा नहीं खुली हैं, पर इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, समझ मैं इसको धीरे ही लेके चलूँगा। ठीक, तो थैंक यू आप लोग का।